हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स साइंस का। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से साइंस का क्रैश कोर्स जो है चल रहा है उन बच्चों के लिए जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखा हाइड्रोकार्बन के जो भी यौगिक है उसके नामांकन कैसे किया जाएगा, उसके यौगिकों में हम लोग कैसे जो है फॉर्मूला सेट करके अलग अलग फैमिली के हिसाब से उसका जो है नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा एक दो फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया था एल्कोहल और एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और उसके हिसाब से मैंने कुछ स्ट्रक्चर और नेमिंग के बारे में बताया था। आज जो हम लोग उससे आगे का जो सिलेबस है उसके आगे का जो टॉपिक है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, और बचा हुआ एक दो और जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। हम लोगों ने एल्कोहल और एल्डिहाइड को देखा, एल्कोहल और एल्डिहाइड को देखा। अब बचा हुआ पार्ट जो है उस चीज को देखेंगे। तो बचे हुए पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, कीटोन, कीटोन देखेंगे, और कीटोन के बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उस चीज को देखेंगे। कीटोन देखेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो है बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप का वीडियो है, बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप का वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक जिक्र किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक जिक्र किया था। तो एक एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही रहे लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप जब अलग अलग हो जाए। ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज का है, एल्कोहल का है, और ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज का है, एल्डिहाइड का है। और बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम लोग देखेंगे। तो स्लाइड में देखिए, स्लाइड में तीन और ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसका जो है जिक्र किया गया है, जिसका जो है जिक्र किया गया है। देखिए वो कौन कौन सा है। तो कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एल्कोहल और एल्डिहाइड हम लोग कर लिए हैं। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे आते हैं। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल को बताया था, उस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए एक बार पुनः, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। अब कार्बन अगर आपको कुछ लेना है तो कार्बन आप 4 ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आप कार्बन 3 ले लीजिए। कार्बन अगर 4 लीजिएगा आप तो उसी में एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप इस चीज को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9, और OH लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 CHO। अब चलिए कार्बन 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, OL लग गया, क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, 3 कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है, जिस फैमिली का है उस फैमिली में AL लगता है तो क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। ये चीज देखिए। कीटोन के साथ क्या है, कीटोन में हम लोग क्या लगाते हैं, C डबल बॉन्ड RR, इस तरह से लगाते हैं। ये R क्या है, ये तो आपको पता है ही, ये R क्या है। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं।
आप चाहें तो R के जगह पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, CnH2n प्लस 1 C ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, उसके बाद पुनः CnH2n प्लस 1 लिख सकते हैं। अब जो आपका मन करे लीजिए, CH3 ले लीजिए कार्बन, फिर यहाँ CH3 ले लीजिए और ये डबल बॉन्ड, और उस तरह से टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम देखिएगा तो 1 2 3 हो गया। अगर 3 कार्बन है तब उसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, एक बॉन्ड लगा हुआ है, और ONE तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन। क्या हो गया, प्रोपेनॉन। इस तरह से आप क्या कीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये जो नया फैमिली है उस फैमिली का नाम लिख लीजिए कीटोन। क्या नाम है, कीटोन नाम है। हिंदी में भी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। और उसके लास्ट में क्या लगता है, ONE। लास्ट में क्या लगता है, ONE। ये कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, FG है। FG बोले तो फंक्शनल ग्रुप है। और इस फैमिली के लास्ट में क्या लगेगा, इस फैमिली के लास्ट में क्या लगेगा, तो इस फैमिली के लास्ट में लगेगा ONE। ओन, ओन क्या लगेगा, ओन लगेगा। तो यहाँ देखिए प्रोप तो पहले से है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन लग गया, और ON लगा दिए तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन। क्या हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए इस फैमिली का और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ कार्बन ले लीजिए 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है क्या कीजिए, CH3 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 2 यहाँ पे हो गया, इसको 3 ले लीजिए, और ये 4 हो गया। कार्बन 4 को क्या कहते हैं, तो कार्बन 4 को ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और ये जिस फैमिली से है उस फैमिली का टाइटल लगा दीजिए, तो क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। क्या हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया। इसी तरह से पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन क्या होगा, यूपीए का नाम बनेगा। तो ये आपका तीसरा फैमिली था कीटोन। तीसरा फैमिली क्या था, कीटोन। अब चलिए हम लोग चौथे फैमिली की ओर चलते हैं। एक दो एग्जाम्पल और चाहें तो आप इसका देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जितना मन उतना देख लीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए कार्बन 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7, ये डबल बॉन्ड के साथ। फिर यहाँ ले लीजिए 2 और यहाँ ले लीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सेट कर लीजिए, 3 1 4, और ये हो गया 5 6 1 7। तो आप नंबरिंग तो अभी कर नहीं रहे हैं, तो आप इसको मिटा सकते हैं। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 3 2 5 1 6। तो कार्बन 6 को क्या कहते हैं, तो कार्बन 6 को क्या कहते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है तो ONE लगा लीजिए। हेक्सेनॉन। क्या हो गया, हेक्सेनॉन हो गया। तो ये एग्जाम्पल है। यहाँ भी देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ भी देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल। इस तरह से कार्बन 1 से लेके 10 तक का एग्जाम्पल आप बनाइए। ये कीटोन फैमिली का कंपाउंड है। किसका, किस फैमिली का कंपाउंड है, ये कीटोन फैमिली का कंपाउंड है। किसका, कीटोन का, कीटोन। इसके लास्ट में देखिए क्या लगा रहेगा, ONE लगा रहेगा, 1 लगा रहेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, R डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कार्बन में जुटेगा, फिर R बोले तो एल्काइल, R बोले तो एल्काइल। ये सब चीज पहले ही बता चुके हैं। अभी पुनः एक बार हम आपको बताएं, एल्काइल का फॉर्मूला बताए अभी क्या, तो CnH2n प्लस 1, और सिंगल बॉन्ड के साथ ये क्या करेगा, अपना बनाएगा। क्या करेगा, अपना बनाएगा। चूंकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। वैसे जितना समझाने के लिए लगाना चाहिए एफर्ट, उतना एफर्ट के साथ हम आपको बता ही रहे हैं। बाकी आप पढ़े होंगे, जहां भी क्लास लिए होंगे सर बताए ही होंगे। ये रिवीजन चल रहा है तो फास्ट में इस चीज को देखिए। उसके बाद क्या है, ये जो चौथा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या है COOH, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। ये भी एक कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन इंक्लूडिंग कंपाउंड वाले फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पहले से ही रहता है। तो पहला कार्बन तो यही हो गया, दूसरा कोई भी एल्काइल में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से काम चल जाएगा। अब इसके लास्ट में क्या लगेगा, ओइक लगेगा, ओइक और एसिड, सब में ओइक एसिड लगेगा। ये एक तरह का क्या है, अम्ल है, अम्ल को ही क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो इस सब में एसिड लगा है, सब में एसिड लगा रहेगा, यूपेक नाम में ही एसिड लगा रहेगा, ओइक एसिड लगा रहेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। पहला कंपाउंड लेना है, पहला कंपाउंड ले लीजिए HCOOH, इस तरह से बनाइए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथेनोइक एसिड, क्या कहेंगे, मेथेनोइक एसिड कहेंगे। पहला कंपाउंड ये हो गया। यहाँ पे आर का क्या मतलब है, इससे पहले बता ही चुके हैं, हर बार बार एक ही चीज को रिपीट करना सही नहीं है, इसको छोटा कर दीजिए ताकि एक साथ जो है 2-3 एग्जाम्पल आप देख सकें, आपको समझ में आए। फिर क्या कीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ये जब आप 2 लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर COOH इस तरह से। अब टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 को क्या कहते हैं, तो प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, इस फैमिली से है तो क्या लगा दीजिए, ओइक लगा दीजिए, और साथ ही साथ एसिड लगाइए, प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, देख लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है तो चलिए दूसरा स्लाइड लेते हैं, C5 ले लेते हैं, और H कितना हो जाएगा 11, COOH। अब ये नंबर्स ऑफ कार्बन एटम 6 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स-N ओइक एसिड, हेक्सोनोइक एसिड। अब इस चीज का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो चलिए इसको ऊपर कर लीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 में ये यहाँ रख लीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। पहला कार्बन जो है ये खुद होगा, फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन होगा, क्योंकि ये कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले से ही है, इसलिए पहला कार्बन यही हो जाएगा। उसके बाद आप हाइड्रोजन लगा दीजिए काउंट करके, खेल खत्म, इसमें पहले से ही है H 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 हो गया। इस चीज को स्ट्रक्चर बन गया, नेम ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह से और भी चाहें तो आप और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर और बनाना है तो और बना लीजिए आप। ये ले, ये कार्बन ले लीजिए 7, और 7 जब कार्बन होगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, COOH हो गया, COOH हो गया। अब टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन हो गया, और इस फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है तो ये हो गया एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड हो गया है। तो देख लीजिए इस तरह से नोमेनक्लेचर हो गया। स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है जैसे इससे पहले वाला क्या बनाए थे, कार्बन एटम के साथ बनाए हुए थे। इससे पहले जो हम लोग बनाए हुए थे, इससे पहले क्या बनाए हुए थे, तो ये रहा हेक्सेनोइक। अब इसके बाद क्या आ गया, तो अब इसके बाद ऑक्टेनोइक एसिड आ गया, देख लीजिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है 1 2 3 और 4, सबसे पहले OH, फिर COH, फिर CO, फिर उसके बाद COOH। तो ये तीनों के तीनों तो कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप ही है।
पहला कार्बन तो इसी में है, ये विदाउट कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में ये चारों के बारे में मैंने आपको बताया, ये एनसीईआरटी में था। और भी है लेकिन अभी जरूरत नहीं है उतना, एनसीईआरटी चूंकि ये 4 को प्रमोट कर रही है, 4 के बारे में बता रही है, तो 4 ही देखिए आप। उसके अलावा अलग अलग बुक में बहुत सारा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है उस चीज को इतना ज्यादा डिटेल्स में बताने का, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। तो एनसीईआरटी में ये 4 है, ये 4 हम आपको बता दिए हैं, अपने स्लाइड के हिसाब से बता दिए हैं। चलिए ये रहा, ठीक है, इस चीज को मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। हम लोग क्या देखेंगे, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, इस स्लाइड को साफ कर लेते हैं अच्छे से। जब ये साफ हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो, किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब चलेगा क्या, ठीक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, कोई भी यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक अगर है, कार्बनिक यौगिक का सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें एक परमाणु के रूप में कार्बन भी हो या हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन कार्बन दोनों हो, तब उस यौगिक के क्या रासायनिक गुणधर्म होगा। जैसे हम लोगों ने आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ा, सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ा, अम्ल क्षार और लवण के रासायनिक के गुण के बारे में पढ़ा। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से जो बना यौगिक है उसके क्या रासायनिक गुणधर्म है। तो पहला दहन, सामान्यतः दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ क्या करता है, जलता है। तो जलने पे क्या करता है, वो उष्मा देता है। उष्मा बोले तो एनर्जी देता है, उससे हीट उत्पन्न होता है, साथ ही साथ उससे धुआं, राख वगैरह सब मिलता है। लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो हमारे लिए वो क्या है, वो हीट है। उस हीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दहन, ये यौगिक वायु में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर लेंगे, जैसे यहाँ CH4 है, CH4 क्या है, मेथेन है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या देगा, ये हीट देगा, जो एक तरह का क्या है, ऊर्जा है, जो एक तरह का क्या है, ऊर्जा है। उसके साथ ही ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या देगा, वाटर देगा। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को हीट चाहिए, बाकी ये सेकेंडरी और टर्सरी प्रोडक्ट है, इसका कोई इस्तेमाल है नहीं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा, उष्मा देगा और रोशनी देगी। वैसे भी किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो जलाने के बाद क्या होगा, उसके ज्वाला से रोशनी चारों तरफ फैलेगा, साथ ही साथ उससे उष्मा भी निकलेगा। देखिए ये हो गया। दूसरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित मात्रा में कजली ज्वाला उत्पन्न करता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन को एकदम खुले वातावरण में जलाइएगा, जहां वायु जो है प्रचुर मात्रा में हो, वायु की उपस्थिति जो है आवश्यकता से अधिक हो, तब वो अच्छे से जलेगा। जब वो अच्छे से जलेगा तो उसका जो लौ होगा वो कैसा होगा, वो नीला होगा, ब्लू होगा, ब्लू लौ के साथ वो जलेगा और अधिक से अधिक ज्वाला और हीट उत्पन्न करेगा। लेकिन वहीं पे अगर वायु की मात्रा सीमित है, सीमित का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, एक कमरे में चाहे बंद कमरे में आप जला रहे हैं, तो वहां पे कजली धुआं ज्यादा देगा। धुआं ज्यादा देगा इन द सेंस कि वो जलेगा नहीं, वो अच्छे से नहीं जलेगा। जब अच्छे से नहीं जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, बाकी प्रकाश उष्मा का जो मात्रा है वो कम होगा। यह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बात। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वायु में दहन करने पर कजली ज्वाला उत्पन्न करता है।
ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्काइन और एल्कीन, जब उस दोनों में से किसी भी यौगिक को जलाइएगा वायु की उपस्थिति में तो उससे क्या होगा, धुआं ही निकलेगा, कजली वाला प्रकाश और उष्मा जो है इसकी अपेक्षा बहुत कम ही निकलेगा। चलिए, कोयले और पेट्रोलियम का दहन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये बीपीएससी में भी पूछा गया था और ये टीआर3 में भी ये पूछा गया था। बीपीएससी सिविल सर्विस और बीपीएससी टीआर3 में एक क्वेश्चन आया था कि कोयले और पेट्रोलियम को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका जो प्रदूषक का कारक है वो क्या है। तो कोयले और पेट्रोलियम को जलाने के बाद क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों के दोनों चीज क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये दोनों के दोनों चीज क्या करते हैं, निकलते हैं, इसके ऑक्साइड बनते हैं। फिर इसका ऑक्साइड क्या करता है, जैसे ही क्लाउड में मिलता है, ये जलवाष्प में मिलता है तो ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद जो है ये, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं इससे वाटर मॉलिक्यूल से, और वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एक HNO3 नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। और ये दोनों के दोनों वर्षा जल के साथ नीचे हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जो क्या करता है, एसिड रेन का ठीक है हिस्सा बन जाता है, अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है, अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे पृथ्वी पे आता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि कोयले और पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि अम्लीय वर्षा कम हो। आज महानगरों में इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे इंडस्ट्री, धुआं ही धुआं पूरा, और इस धुआं के चक्कर में पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन के चक्कर में अम्लीय वर्षा हो रहा है, चीजों का कलर चेंज हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है, बढ़ती जनसंख्या, लग्जरी लाइफ, रॉयल्टी, ये सारा का सारा चीज। तो लोगों को विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए हर चीज को, और पब्लिक जो भी व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शौक सुविधा के चक्कर में पर्यावरण खत्म कीजिएगा, और जब पर्यावरण खत्म होगा, खतरे में पड़ेगा, तो जीवन भी जाएगा। आज देख लीजिए आप कैलिफोर्निया के जंगल का क्या स्थिति है, वहां जानवर को बचाया जा रहा है। आग इस हिसाब से लगी कि सबसे खूबसूरत शहर जल के राख हो गया, हॉलीवुड जल के राख हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का चीज आपके आसपास भी हो ही रहा है, कोरोना, अलग अलग तरह के नए नए चीज हो रहे हैं, तो सब मरेगा, हम लोग आप लोग सब मरेंगे, चाहे गलती कोई भी मानव करे। तो कोशिश कीजिए जरूरत के हिसाब से ही यूज करें, शो ऑफ में ना यूज करें, नहीं तो इसी तरह से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, अम्लीय वर्षा होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, अलग अलग तरह की बीमारियां होगी, चर्म रोग होगा। चलिए, तो ये है। अब दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण। तो बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो ऑक्सीकरण में भी काम आते हैं, ऑक्सीकारक में भी काम आते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट और क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग कर एल्कोहल के ऑक्सीकरण के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। ये दो बड़े कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट। ये क्या है, ये जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। जब एक ही कंपाउंड में 3-4 छोटे छोटे अणु जुट के एक बड़ा सा कंपाउंड बनाता हो, तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। अभी 10th क्लास में आप नहीं समझेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये जो है 12th का जो चैप्टर है उसमें एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, लेकिन ये बड़ा सा अणु है। देख लीजिए आप यहाँ पे पोटासियम है इसमें, उसके बाद जो है क्या है, देख लीजिए मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, यहाँ पोटासियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, इस तरह से। तो इसको देखना है। तो ये है CH3, CH2,
CH3 फिर CH2O, तो ये क्या हो गया, एक एक दो OH लगा के ये क्या हो गया, एथेनॉल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एथेनॉल। ये एथेनॉल है और एथेनॉल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है, किसके उपस्थिति में, क्षारीय, ठीक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में और अम्लीय डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। ताप दोनों कंडीशन में इसको गर्म ही कर रहे हैं और इससे बन क्या रहा है, इससे बन रहा है क्या, इससे बन रहा है एसिड बन रहा है। कौन सा एसिड बन रहा है, तो एथेनोइक एसिड बन रहा है। कौन सा एसिड बन रहा है, तो एथेनोइक एसिड बन रहा है। तो देख लीजिए, और साथ ही साथ जल का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ जल का निर्माण हो रहा है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों के दोनों कैटेलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ये अभिक्रिया को संपन्न करवा रहा है और एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ पे एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो चलिए आगे का स्लाइड हम लोग निकालते हैं और बचा हुआ इसका पार्ट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा जो रासायनिक गुण है वो तीसरा रासायनिक गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरा रासायनिक गुण क्या है, तो संकलन अभिक्रिया है। ये अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए ये तीसरा है, पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा निकेल, प्लेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, के कारण क्रियाशील होते हैं, ठीक है, के कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अपने द्वि और त्रि आबंधन के कारण अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं और इस क्रम को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसको क्या करते हैं, असंतृप्त असंतृप्त से क्या करते हैं, संतृप्त बनाते हैं। क्या करते हैं, असंतृप्त से संतृप्त बनाते हैं। असंतृप्त से संतृप्त बनाने की प्रक्रिया है ये संकलन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोकार्बन का जो असंतृप्त यौगिक है उसको संतृप्त बनाया जाता है। यहाँ देख लीजिए, कार्बन कार्बन डबल डबल आर करके यहाँ दिया हुआ, फिर इसमें H2 जुट रहा है। H2 जुटने के बाद यहाँ निकेल है और निकेल के बाद क्या है, एक प्लेडियम और प्लेटिनम और दो ऐसे कैटेलिस्ट है और इससे क्या बन रहा है, तो इससे जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहा है। इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रक्रिया है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में तब्दील करने का। इस प्रक्रम द्वारा विकृत गंधिता को धीमा किया जाता है। अगर कोई चीज में गंध जो है बेकार सा है तो उसको कम किया जाता है। संतृप्त वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग जो खाते हैं किसी भी तरह का तेल, भोजन पकाने वाला तेल, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, ज्यादा हानिकारक है। क्यों, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। उससे हमारे शरीर का फैट्स जो है, लिपिड्स जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, असंतृप्त तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, असंतृप्त तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये असंतृप्त तेल मार्केट में अवेलेबल है, संतृप्त तेल भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चौथा जो अभिक्रिया है वो चौथा अभिक्रिया किस चीज का है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है।
हाइड्रोकार्बन में कार्बन में साथ जुड़े हाइड्रोजन को प्रकाश अथवा उष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, तब क्या होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। ये कैसे होगा? तो इसके भी जो है रूल रेगुलेशन है, इसके भी जो है नियम है। ये देखिए इसके क्या रूल रेगुलेशन है और इसके क्या नियम है, तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। ये जो है एक तरह से थोड़ा सा ये जो है इस चीज को क्या किया है, धुंधला बना दिया है, गंदा बना दिया है। अब देखिए अब यहाँ पे ये है मेथेन और ये है क्लोरीन। जैसे ही इस पे धूप पड़ेगा या इस चीज को गर्म करेंगे इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या इतना के बराबर केल्विन पे, तब इससे क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड बनेगा या क्लोरोमेथिन बनेगा और इससे एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या करेगा? HCl बनाएगा। इसी चीज से जो है कार्बन टेट्रा, ठीक है, क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये है CH4 और इससे क्या करते हैं हम लोग? अभिक्रिया करवाते हैं किसका? तो क्लोरीन का। तो हर स्टेज में एक 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 हाइड्रोजन हटता जाता है और एक एक क्लोरीन यहाँ जुटता जाता है। और एक कंडीशन ऐसा होता है कि चारों का चारों हाइड्रोजन हटता है और चारों क्लोरीन जुट जाता है, तब क्या बनता है? कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या बनता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो एक तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है और एक तरह से ये फोटो अभिक्रिया भी है। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी है। ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, कभी भी इसको अंधेरे में आप रखेंगे तो नहीं होगा। और इससे क्या बनेगा? देख लीजिए आप यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा और दूसरे तरफ जो है 4HCl बनेगा। HCl के जो है 4 अणु बनेगा। तो ये क्या था? कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। ये क्या था? कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण था, जो हम लोग अभी देख रहे थे कि कार्बनिक यौगिक के क्या क्या रासायनिक गुण जो है हो सकता है। तो इस रासायनिक गुण को आप ध्यान में रखिएगा। तो दहन हो सकता है, उसका ऑक्सीकरण हो सकता है और साथ ही साथ उसमें संकलन अभिक्रिया हो सकता है। संकलन का मतलब जुटना भी होता है। संकलन का मतलब क्या होता है? जुटना भी होता है। तो क्या होगा? संकलित भी होगा और प्रतिस्थापित भी होगा। इसी के ऊपर है संकलन। ये देख लीजिए किस तरह से क्या हो रहा है, जुट रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से जुट रहा है। तो इस तरह से बड़े बड़े कंपाउंड क्या होगा? यहाँ 4 R है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 R तो है ही है। बॉन्ड के टूटने से 2 हाइड्रोजन सिर्फ लग गया है, देख लीजिए। अब इसमें जो भी कंपाउंड आप लीजिएगा उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे नया कंपाउंड बनेगा। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं कि कैसे बनेगा तो इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये कैसे बनेगा, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, CH3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ कर दीजिए CH3, फिर यहाँ कर दीजिए CH3। अब इसका अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जुट रहा है। उत्प्रेरक में क्या है? तो निकेल है। अब ये कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा इस कंपाउंड में। अब देखिए क्या है, CH3C, फिर CH3 ऊपर लिख लीजिए, CH3 नीचे लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा ये बॉन्ड टूटने की वजह से, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। इस तरह से ये काम बन जाएगा। तो क्या हो गया ये? 1 2 3 और 4।
यहाँ पे एक कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4, बाकी ए ब्रांच हो जाएगा और ए वाला पार्ट जो है ब्रांच हो जाएगा। यहाँ पे ए ब्रांच होगा और ये ब्रांच होगा, ये में जो है मेन चेन हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बनेगा। इस तरह से क्या होगा, बनेगा, कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड बोले तो ये क्या था, असंतृप्त। क्या था, असंतृप्त। अब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर एक बॉन्ड टूटा और एक वही बॉन्ड के बदले 2 हाइड्रोजन लगा और ये क्या बन गया, ये बन गया संतृप्त। क्या बन गया, ये संतृप्त बन हो गया। तो इसे कहेंगे संकलन। अब यहाँ जुट रहा है और इसलिए इस चीज को क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। और इस चीज को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जुट रहा है, हाइड्रोजन यहाँ जुट रहा है और जुटने के बाद क्या कर रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर रहा है। इससे क्या होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार किया जाता है, उसके गंध को भी कम किया जाता है और ये भोजन पकाने में ज्यादा जो स्वास्थ्यकारी है, लाभकारी है, असंतृप्त वसीय ही होता है, तेल ही होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा बचा हुआ जो 2 फंक्शनल ग्रुप था उसके बारे में, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन के यौगिक के क्या रासायनिक गुणधर्म होता है। आगे का जो क्लास है वो कुछ इंपोर्टेंट हाइड्रोकार्बन का क्लास है कि कैसे उसको जो है व्यवसायिक तौर तरीके से तैयार किया जाता है, इंडस्ट्री और फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और किन किन चीजों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। सेम उसी तरह से हम लोग जो है अलग अलग एल्कोहल, एल्डिहाइड, उस कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे कि मेडिकल के सेक्टर में, उसके बाद जो है केमिकल के सेक्टर में, या हमारे दैनिक जीवन में क्या उसका इस्तेमाल है, कैसे प्रयोगशाला में और कैसे जो है फिर उसको बृहद लेवल पे इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। तो आज का जो ये वीडियो है ये यहीं तक रहेगा। जो बच्चे हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले और उन लोगों तक पहुंचाइए। आपके जो दोस्त महिम है जो क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या जो भी लोग देखते हैं उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इसके सच्चे में हकदार हैं, जिनको इस चीज की जरूरत है, जो रिवीजन करके बेहतर कर सकते हैं। और जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, नया सेशन स्टार्ट होगा मार्च अप्रैल में, तो नए सिरे से हम लोग शुरू करेंगे 9th 10th 11th 12th का जो साइंस है या और भी सब्जेक्ट है। और बहुत जल्द जो है जनरल साइंस 1 डे 2 डे एग्जाम वाले जो भी एस्पिरेंट है, प्रतिभागी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए मैं लाऊंगा, जो कि किससे होगा तो लुसेंट से होगा या किसी भी संस्था के जो अच्छे बुक होगा उससे कंटेंट तैयार करके हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आप सबों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं पराक्रम दिवस की, और आने वाला जो गणतंत्र दिवस है उसकी भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को और हमारे संस्था को क्या करते हैं, देखते हैं और जो पढ़ते हैं उनको तो और भी ज्यादा जो है क्या है धन्यवाद है हम लोगों के तरफ से। चलिए, जय हिंद, जय भारत।